नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रामनारायण मीना। आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, ई कंटेंट के तहत आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर मुद्रा मनी जिससे आप भली भांति रूबरू होते रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी में और सबसे बड़ी चुनौती के रूप में और उपलब्धि के रूप में मुद्रा को लिया जाता है। आज हम मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्य क्या है, उसका महत्व क्या है, इन सब के ऊपर संक्षिप्त में विचार करेंगे। आधुनिक आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा को एक रक्त बहानी धारा के रूप में माना जाता है। मुद्रा चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण कदम पे निर्णय लिया जा रहा हो, मुद्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मुद्रा के लिए ये कहा जाता है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके तरफ समस्त आर्थिक क्रियाएं जीवन की चक्कर लगाती है। वो एक, एक दूरी है। मुद्रा की जो परिभाषाएं दी जाती है वो प्रमुख रूप से इसके कार्यों के आधार पर, इसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर, इसकी वैधानिकता के आधार पर और अन्य वस्तुओं से पृथक करने के गुण के आधार पर मुख्य रूप से इसको परिभाषित किया जाता है। हम देखें संक्षिप्त में कि मुद्रा की परिभाषाएं क्या है और इन्हीं आधारों पर संकीर्ण, विस्तृत और कानूनी आधार व कार्यों के आधार पर मुद्रा को परिभाषित अलग अलग प्रकार से किया गया है। प्रमुख रूप से हम 3-4 जो प्रमुख इस मुद्रा के क्षेत्र में थिंकर है, उनके विचारों को हम लेना चाहेंगे। सर्वप्रथम प्रोफेसर एफ ई वाकर की बहुत ही सारगर्भित परिभाषा है। वो कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी टच। यहाँ पर मुद्रा को उनके कार्यों के आधार पर परिभाषित किया गया है। अब कार्यों के आधार पर परिभाषित करने में प्रमुख जो समस्या वो यह है कि पहले तो हमें निर्धारित करें कि मुद्रा के कार्य क्या है और फिर यदि कोई ऐसे ही कार्य कोई अन्य वस्तु कर रही है तो अन्य वस्तुओं के द्वारा यदि वो कार्य किए जाते हैं तो मुद्रा को से पृथक करने के आधार क्या हो, क्या बेसिस हो जिसके आधार पर हम यदि समान कार्य करते हुए कोई दूसरी वस्तु है उस आधार पर उसको अन्य वस्तु से अलग किया जाए। तो ये इसकी प्रमुख समस्या है। पहले हमें देखना होगा कि मुद्रा के कार्य क्या है और फिर क्या आधार है। तो ये दो कठिनाइयां प्रमुख रूप से हैं। इसलिए इस परिभाषा को ये कहा जाता है कि हाँ, ये कार्यों के आधार पर इसको परिभाषित करता है, लेकिन इसकी नहीं है। दूसरे विचारक है हार्टले विदास। हार्टले विदास के अनुसार मुद्रा वह पदार्थ है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। देखिए अब यहाँ पर मुद्रा वह वस्तु है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। यानी मुद्रा यहाँ पर विनिमय के माध्यम के रूप में काम आ रही है। तो यहाँ पर एक मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य इनडायरेक्ट रूप से मुद्रा के एक महत्वपूर्ण कार्य विनिमय के माध्यम को यहाँ पर बेस बनाया गया है। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने इसकी जो परिभाषा दी है वो काफी विस्तृत परिभाषा दी है और काफी व्यापक परिभाषा दी है। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के भुगतान में अथवा कई प्रकार के अन्य व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। तो दो बात यहाँ पे की जा रही है। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के भुगतान में यानी विनिमय के माध्यम के रूप में बात हो रही है और कई प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने में। तो विनिमय के माध्यम के रूप में यहाँ पे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। और दूसरी एक नई विशेषता इन्होंने यहाँ पे जोड़ी है कि मुद्रा वह वस्तु होगी जिसको व्यापक रूप से लोग स्वीकार करें, सभी लोग उसको मुद्रा के रूप में स्वीकार करें। ये इन्होंने परिभाषा दी है। अगली जो परिभाषा दी है वो GDH कॉल
और कैंट आदि ने मुद्रा को परिभाषित किया है। और यहाँ जो मुद्रा की परिभाषा है उसमें सबसे अधिक, क्योंकि दो परिभाषाओं में भी इस बात को कहा गया है, लेकिन इसने सबसे अधिक उसी बात पर जोर दिया। मुद्रा की परिभाषा में इसकी सामान्य स्वीकारोक्ति, जनरल एक्सेप्टेंस, श्रव्य ग्राह्यता, सभी लोग इसको स्वीकार करें स्वेच्छा से, पर विशेष बल दिया गया है। यानी सामान्य स्वीकृति पर इसको जोर दिया गया है। प्रोफेसर क्राउथर ने मुद्रा की व्यापक और संतोषजनक परिभाषा दी और इसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार होती है, अर्थात ये कर्ज चुकाने के माध्यम के रूप में और साथ ही ये मूल्य के मापक व मूल्य के संग्रह के रूप में काम आती है। इस परिभाषा में मुद्रा के दो कार्यों को सामान्य स्वीकृति पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया है। विनिमय का माध्यम, पुनः विनिमय का माध्यम आ रहा है, मूल्य के संचय को इन्होंने परिभाषित और दूसरे कार्य के रूप में लिया है। और तीसरा इन्होंने सामान्य स्वीकृति की विशेषता को लिया। अब यदि हम लिप्स और क्रिस्टल की परिभाषा को लें तो अन्य परिभाषाओं से वो कुछ अलग ढंग से अपने आप को पृथक करती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी तक अपनी जितनी परिभाषाएं पढ़ी है उसमें विनिमय के माध्यम को स्वीकार किया है। इनके अनुसार मुद्रा को किसी भी सामान्य स्वीकृत विनिमय के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि मुद्रा को किसी भी सामान्यतया स्वीकृत विनिमय के माध्यम, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु जो वस्तुओं सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार की जाएगी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर विनिमय के माध्यम तथा सामान्य स्वीकृति को सबसे अधिक जोर दिया गया। तो लिप्स और क्रिस्टल की यदि परिभाषा को हम देखें तो दो बातों पर विशेष रूप से ये बल देते हैं। पहला, ये वस्तु और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। दूसरा, विनिमय में लगभग सभी व्यक्तियों के द्वारा सामान्यतः विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। तो यहाँ पर दो प्रमुख विशेषताएं उभर करके आ रही है। मुद्रा के कार्य, विनिमय के माध्यम, ये प्राइमरी फंक्शन है मुद्रा का। और दूसरा, सभी लोग सामान्यतः इसको विनिमय के माध्यम ऋण चुकाने के रूप में, सौदों को संपन्न करने के रूप में सामान्यतया लोग इसको स्वीकार करें। तो ये काफी विस्तृत परिभाषा लिप्स और क्रिस्टल ने दी है। नेप और हार्ट्रे ने मुद्रा की वैधानिक स्वरूप पर जोर दिया है। नेप के अनुसार कोई भी वस्तु राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित होने पर मुद्रा होती है। यहाँ पर नेपे और हार्टे ने मुद्रा की लीगल नेचर पर सबसे अधिक जोर दिया है। परंतु यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि सरकार के द्वारा कानूनी रूप से किसी वस्तु को मुद्रा घोषित कर दी जाए, लेकिन यदि जनता उसमें व्यापक रूप से विश्वास नहीं करती है तो फिर वो विनिमय के माध्यम के रूप में काम नहीं कर पाएगी। मुद्रा का यदि इतिहास देखें तो मुद्रा के लिए कानूनी स्वीकृति से ज्यादा जनता के विश्वास की आवश्यकता होती है। 1913 में जर्मनी में अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण वहां की मुद्रा में जनता का विश्वास उठ गया था, जिससे कानूनी मान्यता के होते हुए भी जर्मन मार्क की आम जनता के द्वारा स्वीकृति लगभग समाप्त हो गई थी। तो इसलिए मुद्रा के अस्तित्व के लिए भुगतान की सामान्य स्वीकृति पर बल देना ज्यादा उचित माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर भुगतान की सामान्य स्वीकृति पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। व्यवहार में हम जानते हैं कि बैंकों की मांग जमाए कानून की दृष्टि से वैध नहीं होते, लेकिन इन विनिमय के माध्यम विनिमय में चेकों के द्वारा अत्यधिक उपयोग किया जाता है और इनका उपयोग आर्थिक विकास के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अतः मुद्रा के रूप में व्यवहार होने के लिए कानूनी मान्यता एक आवश्यक शर्त नहीं होती है। हालांकि कानूनी मान्यता
से मुद्रा पदार्थ की शक्ति अवश्य बढ़ जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मुद्रा की सामान्य स्वीकृति ही मानी जाती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मुद्रा की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। इसके लिए हम देखें कि विनिमय किसे कहते हैं? दो पक्षों के बीच में स्वैच्छिक लेन-देन को विनिमय कहा जाता है। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु से वस्तु का विनिमय किया जाए तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाते हैं। इसमें मुद्रा का अभाव होता है। अब प्रारंभ में जब आर्थिक ढांचा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, एक सरल समाज था, वहां पर वस्तु ही विनिमय के माध्यम के रूप में काम आ रही थी, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कठिनाइयां थी। पहली कठिनाई तो ये थी, आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव था। कोई व्यक्ति बकरी बेचना चाहता है, बदले में कपड़ा लेना चाहता है, तो बकरी बेचने वाला और कपड़ा का उत्पादन करने वाला दोनों एक जगह कैसे उपलब्ध हो, उनका फिजिकल रूप से, और यदि मान लो विस्तृत एरिया है तो आवश्यकता के दोहरे सहयोग होने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मूल्य के मापक का अभाव, मेजर कैसे करें, बकरी के मूल्य को किस में मेजर करें और कपड़े का मूल्य को किस में मेजर करें, एक स्वतंत्र इकाई की जरूरत होती है। लेकिन यदि वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है तो मूल्य के मापक की समस्याएं होगी। ये प्रमुख समस्याएं हैं। वस्तुओं की अविभाज्यता, विभाजन नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि किसी एक बकरी के बदले में 10 मीटर कपड़ा आता है। अब यदि 5 मीटर कपड़ा ही देने के लिए उद्यत है तो समस्या आ रही है। ये वस्तुओं की अविभाज्यता की समस्या है, तो क्या बकरी को आधा काटा जाएगा? इसी प्रकार से भविष्य के लिए मूल्य संग्रह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन समस्त कठिनाइयों से बचने के लिए समय समय मानव के विकास के साथ में मुद्रा को का प्रवेश हुआ उसके जीवन में, उनके महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों में। यह अलग बात है कि समय समय के अनुसार मुद्रा होगी क्या, ये बदलता रहा है। अब हम ये देखें कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य हैं माने जाते हैं: यथा विनिमय के माध्यम, मूल्य के संग्रह, लेखे के इकाई, विलंबित भुगतानों का आधार। ये जो मुद्रा की 4 परिभाषाएं दी गई है, इसको थोड़ा सा और हम देखेंगे। पहले हमने देखा कि प्रोफेसर किल्ले ने मुद्रा के कार्यों का जो वर्गीकरण किया वो इस प्रकार से है। प्रोफेसर किल्ले ने मुद्रा के कार्यों को 3 प्रमुख भागों में बांटा, जिसमें पहला है प्राइमरी फंक्शन, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको प्राइमरी फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ये प्रारंभिक कार्य है। ये 2 प्रमुख कार्य हैं जो इनमें के प्रारंभिक कार्य कहलाते हैं। ये कार्य तो होने ही चाहिए मुद्रा तो मुद्रा होने के लिए। विनिमय का माध्यम और मूल्य का माध्यम, द्वितीय कार्य है जिसको हम सेकेंडरी या सहायक कार्य के नाम से जाना जाता है। ये मूल्यों का संग्रह, भविष्य के लिए संग्रह मुद्रा के माध्यम से संभव है। विलंबित भुगतानों का आधार और मूल्य का स्थानांतरण, आकस्मिक कार्य जो समय समय पर अपने आप ही कार्य बन जाते हैं। यदि आकस्मिक कार्य को देखें तो ये 7 का आधार है, राष्ट्रीय आय का वितरण है, उत्पादकों को उपभोक्ताओं उपभोक्ताओं के द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग मुद्रा के माध्यम से होता है, और धन की तरलता मुद्रा के माध्यम से होती है। मुद्रा के महत्व को देखें तो संक्षिप्त में देखें कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों पर समस्त आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। यानी ऐसा कोई आर्थिक क्रिया नहीं है जिसका जहां मुद्रा का प्रवेश नहीं है, मुद्रा जहां अपनी भूमिका नहीं निभाती है। और अलग अलग आर्थिक विचारक है, उन्होंने अलग अलग ढंग से मुद्रा के अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है इसको परिभाषित किया है। कल इसके कार्यों पर डिटेल में अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।